हाल के घंटों में सामने आई रिपोर्टों ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। खास तौर पर एक्सियस की रिपोर्ट के बाद यह सवाल तेजी से उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार उन शर्तों पर राजी हो गए हैं जिन्हें वे पहले स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते थे। यदि रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही साबित होती है तो कई विश्लेषक यह तर्क दे सकते हैं कि परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों के मुद्दे पर अमेरिका ने अपने रुख में उल्लेखनीय नरमी दिखाई है। रिपोर्ट के अनुसार बातचीत का केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसके समृद्ध यूरेनियम का भविष्य, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और ईरानी फंड्स की वापसी जैसे विषय हैं। यही वे मुद्दे हैं जिन पर वर्षों से तनाव बना हुआ था और जिनके कारण कई बार सैन्य टकराव की आशंकाएं भी पैदा हुईं। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को समझना जरूरी है। बताया जा रहा है कि संभावित समझौते के तहत ईरान यह आश्वासन देगा कि वह परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान लंबे समय से यही दावा करता आया है कि उसका परमाणु हथियार मेकर रहेंगे। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसका मकसद ऊर्जा उत्पादन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान है, न कि परमाणु बम बनाना। लेकिन विवाद का असली केंद्र हमेशा से यूरेनियम संवर्धन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता इस बात को लेकर रही है कि अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को भविष्य में हथियार निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी संदर्भ में एक्सियस की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी पक्ष अब इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है कि ईरान अपने पास मौजूद उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम को देश के भीतर ही कम संवर्धित स्तर तक लाए। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होगी और संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पर्यवेक्षक इसकी निगरानी करेंगे। यहाँ डाउन ब्लेंडिंग शब्द महत्वपूर्ण है। इसका सरल अर्थ है कि उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम को तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से कम संवर्धित यूरेनियम में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी वह सामग्री जो अधिक संवेदनशील मानी जाती है उसे ऐसे स्तर पर लाया जाए जहां उसका उपयोग मुख्य रूप से नागरिक उद्देश्यों तक सीमित रहे। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है। अतीत में भी इस प्रकार की व्यवस्था पर चर्चा होती रही है। बराक ओबामा के राष्ट्रपति काल में हुए परमाणु समझौते के दौरान भी यूरेनियम संवर्धन और उसके नियंत्रण को लेकर इसी प्रकार के तकनीकी उपायों पर सहमति बनी थी। यही कारण है कि आलोचक यह तर्क दे रहे हैं कि यदि ट्रंप प्रशासन आज ऐसी व्यवस्था पर सहमत होता है तो वह उसी मॉडल के करीब पहुंच रहा है जिसकी पहले आलोचना की जाती रही थी। यहीं से राजनीतिक बहस शुरू होती है। कुछ लोग इसे कूटनीतिक सफलता कहेंगे क्योंकि इससे युद्ध की संभावना कम हो सकती है। दूसरी ओर आलोचक कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी पहले की कठोर स्थिति से पीछे हटकर समझौता किया है। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बिंदु हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि संभावित समझौते के तहत इस मार्ग को पूरी तरह सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की जाएगी। समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही को युद्ध पूर्व स्तर तक बहाल करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लौट सकती है और तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई देशों की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार क्षेत्रीय मध्यस्थों ने लगातार दोनों पक्षों के बीच संपर्क बनाए रखा। कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हुआ और कई दौर की बातचीत ने संभावित समझौते की जमीन तैयार की। अब बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंधों की। यह वह क्षेत्र है जहां ईरान लंबे समय से राहत की मांग करता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। तेल निर्यात, बैंकिंग प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों ने देश की आर्थिक क्षमता को सीमित किया है। एक्सियस की रिपोर्ट के अनुसार यदि प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो ईरान को सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। इसका अर्थ यह होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेच सकेगा और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा। यह किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर होगा, विशेष रूप से ऐसे समय में जब उसे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की आवश्यकता हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आगे मिलने वाली राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान समझौते की शर्तों का कितना पालन करता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिबंधों में छूट चरणबद्ध तरीके से दी जा सकती है
और उसका संबंध ईरान के व्यवहार से जोड़ा जा सकता है। फिर आता है फ्रीज किए गए फंड्स का मुद्दा। दुनिया के विभिन्न देशों और वित्तीय संस्थानों में ईरान की बड़ी मात्रा में संपत्तियां और धनराशि वर्षों से अवरुद्ध हैं। ईरान लगातार मांग करता रहा है कि उसका पैसा वापस किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी पक्ष चाहता है कि किसी भी प्रारंभिक समझौते के साथ ही उसके कुछ फंड्स जारी किए जाएं। दूसरी ओर अमेरिकी पक्ष कथित रूप से चरणबद्ध भुगतान की व्यवस्था चाहता है ताकि प्रत्येक चरण में समझौते के पालन की समीक्षा की जा सके। यहीं पर राजनीतिक और रणनीतिक मतभेद सबसे अधिक दिखाई देते हैं। समर्थकों का तर्क है कि यदि आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तो किसी भी समझौते को टिकाऊ बनाना कठिन होगा, जबकि आलोचक कहते हैं कि बहुत जल्दी आर्थिक राहत देना अमेरिका की बातचीत की शक्ति को कमजोर कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अभी तक ईरान की ओर से अंतिम और स्पष्ट पुष्टि सामने नहीं आई है। अमेरिकी पक्ष की ओर से आशावादी संकेत दिए गए हैं, लेकिन ईरानी अधिकारियों के बयान अपेक्षाकृत सावधानीपूर्ण दिखाई देते हैं। कुछ बयानों में कहा गया है कि समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं अन्य वक्तव्यों में यह कहा गया कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और मीडिया में चल रही कई खबरें केवल अटकलें हैं। यही विरोधाभास विश्लेषकों का ध्यान खींच रहा है। एक तरफ संकेत मिल रहे हैं कि मसौदे का बड़ा हिस्सा तैयार है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि बातचीत उन्नत चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी अंतिम सहमति नहीं बनी है। कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि अंतिम निर्णय ईरान की शीर्ष राजनीतिक और सुरक्षा संस्थाओं द्वारा लिया जाएगा। इसलिए जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी समझौते को निश्चित मान लेना जल्दबाजी होगी। इस बीच वैश्विक वित्तीय बाजारों ने इन खबरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। निवेशकों को उम्मीद है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आएगी, व्यापारिक जोखिम घटेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। तेल की कीमतों में नरमी और शेयर बाजारों में तेजी को इसी आशावाद से जोड़कर देखा जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि यदि सैन्य टकराव की संभावना कम होती है तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी समझौते की सफलता केवल उसके हस्ताक्षर होने पर निर्भर नहीं करती, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका क्रियान्वयन होता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते अक्सर राजनीतिक बदलावों और आपसी अविश्वास की वजह से चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। इसी कारण कई विशेषज्ञ अभी भी सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उनके अनुसार जब तक दोनों पक्ष स्पष्ट और आधिकारिक रूप से एक ही बात न कहें, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा राजनीतिक आयाम भी है और शायद यही वह हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि यदि समझौता होता है तो उससे किसे ज्यादा लाभ मिलेगा और कौन अपनी घोषित स्थिति से पीछे हटता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बिना युद्ध के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है, समुद्री व्यापार सुरक्षित किया जा सकता है और क्षेत्रीय तनाव कम किया जा सकता है, तो इसे कूटनीतिक सफलता माना जाना चाहिए। उनके अनुसार किसी भी बातचीत का उद्देश्य अपने सभी लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसा समाधान निकालना होता है जिसमें टकराव की जगह स्थिरता आए। लेकिन आलोचकों की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि यदि ईरान अपने देश के भीतर ही संवर्धित यूरेनियम रखता है, यदि उसके फंड्स धीरे धीरे जारी किए जाते हैं, यदि तेल निर्यात पर राहत मिलती है और यदि सैन्य कार्रवाई की संभावना कम हो जाती है, तो इससे यह संदेश जाएगा कि दबाव की राजनीति अंततः ईरान को झुकाने में सफल नहीं हुई। यहीं से वह राजनीतिक नैरेटिव जन्म लेता है जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने आखिरकार उसी दिशा में कदम बढ़ाया है जिसकी कभी आलोचना की जाती थी। याद कीजिए, वर्षों तक यह कहा जाता रहा कि पूर्ववर्ती अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के साथ बहुत नरम रुख अपनाया था। उस समय आलोचना करने वालों का तर्क था कि ईरान को आर्थिक राहत देकर और उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त किए बिना समझौता करना एक रणनीतिक गलती थी। अब यदि नया समझौता भी लगभग उसी प्रकार के कुछ तत्वों को शामिल करता है, तो स्वाभाविक रूप से विरोधी पक्ष यह प्रश्न उठाएगा कि फिर पुराने समझौते और नए समझौते में मूलभूत अंतर क्या रह गया। यही कारण है कि अमेरिकी राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे व्यावहारिकता कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे पीछे हटना मान रहे हैं। इस बीच मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है।
अलग अलग समाचार संस्थान एक ही घटनाक्रम को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टें इस बात पर जोर देती हैं कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी रिपोर्टें यह बताती हैं कि अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है और कई मुद्दे खुले हुए हैं। यही वजह है कि आम दर्शक और पाठक भ्रमित भी हो सकते हैं। एक तरफ आशावादी बयान दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ सावधानीपूर्ण प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। ईरानी पक्ष की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं वे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। ईरानी अधिकारी लगातार यह कहते रहे हैं कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। यह बयान केवल औपचारिकता नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि ईरान अपनी जनता को यह संदेश देना चाहता है कि कोई भी समझौता दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों और अपने हितों के आधार पर किया जाएगा। यह घरेलू राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सरकार चाहती है कि उसके नागरिक यह महसूस करें कि देश ने बातचीत की मेज पर अपनी प्रतिष्ठा और हितों की रक्षा की है। इसी प्रकार अमेरिका में भी स्थिति अलग नहीं है। वहां भी किसी भी समझौते को इस तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम दिखाई दे। लेकिन वास्तविकता अक्सर राजनीतिक भाषणों से अधिक जटिल होती है। कूटनीति में शायद ही कभी कोई पक्ष 100% जीतता है और दूसरा पक्ष 100% हारता है। अधिकांश समझौते ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पक्ष कुछ हासिल करते हैं और कुछ छोड़ते हैं। यदि ईरान को आर्थिक राहत मिलती है तो बदले में उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार करनी पड़ सकती हैं। यदि अमेरिका सैन्य टकराव से बचता है तो उसे कुछ ऐसे प्रावधान स्वीकार करने पड़ सकते हैं जिन्हें पहले वह आदर्श नहीं मानता था। यही समझौते की प्रकृति होती है। हालांकि आलोचक यह तर्क देते हैं कि इस बार शक्ति संतुलन पहले से अलग दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि पिछले महीनों में अमेरिका ने कई बार कठोर बयान दिए, लाल रेखाएं खींची और चेतावनियां जारी की। यदि अंत में समझौता अपेक्षाकृत नरम शर्तों पर होता है तो इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं। यह तर्क केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व के कई देश भी इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए अमेरिका केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ रहा है। यदि उन्हें यह महसूस होता है कि अमेरिका टकराव से बचने के लिए अपनी स्थिति बदल रहा है तो वे भविष्य में अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रीय देश तनाव कम होने का स्वागत भी करेंगे, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और निवेश माहौल को प्रभावित किया है। यही कारण है कि प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। कुछ सरकारें शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देंगी, जबकि कुछ सुरक्षा चिंताओं को अधिक महत्व देंगी। इसी संदर्भ में इजराइल का दृष्टिकोण भी चर्चा में है। वर्षों से इजरायली नेतृत्व यह कहता रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कोई समझौता होता है तो स्वाभाविक रूप से इजराइल उसकी शर्तों का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगा। कई विश्लेषक मानते हैं कि इजराइल यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि समझौते में ऐसे प्रावधान हों जो भविष्य में परमाणु हथियार क्षमता की दिशा में किसी भी संभावित प्रगति को रोक सकें। इसलिए क्षेत्रीय राजनीति आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प हो सकती है। इस पूरे मामले का एक आर्थिक पक्ष भी है जो अक्सर राजनीतिक बहस में पीछे छूट जाता है। यदि प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे तेल आपूर्ति बढ़ सकती है। अधिक आपूर्ति का मतलब कीमतों पर दबाव कम होना भी हो सकता है। ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए यह अच्छी खबर होगी। वहीं ऊर्जा निर्यात पर निर्भर कुछ देशों के लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी इसी वजह से घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। वित्तीय बाजार भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, वर्तमान स्थिति पर नहीं। यदि उन्हें लगता है कि क्षेत्रीय तनाव कम होगा तो वे पहले से ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। हाल के बाजार संकेत इसी सोच को दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। इतिहास बताता है कि कूटनीतिक बातचीत अंतिम क्षणों में भी अटक सकती है। कई बार ऐसे समझौते जो लगभग तय माने जा रहे थे अंतिम दौर में विफल हो गए। इसलिए केवल प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी समझौते की सफलता उसकी भाषा से अधिक उसके सत्यापन तंत्र पर निर्भर करती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक प्रभावी निगरानी कर सकते हैं, यदि पारदर्शिता बनी रहती है और यदि दोनों पक्ष अपने दायित्वों का पालन करते हैं, तभी समझौता टिकाऊ साबित होगा। अन्यथा वही पुरानी समस्या दोबारा सामने आ सकती है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगाता है कि उसने शर्तों का पालन नहीं किया। यही कारण है कि निरीक्षण, सत्यापन और अनुपालन किसी भी परमाणु समझौते की रीढ़ माने जाते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या यह कहना सही होगा कि ट्रंप ईरान के सामने झुक गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप घटनाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि आपका मानना है कि अमेरिका को अपने सभी प्रारंभिक लक्ष्य बिना किसी रियायत के हासिल करने चाहिए थे, तो आप कह सकते हैं कि समझौते में नरमी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप मानते हैं कि युद्ध से बचना, समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना, परमाणु गतिविधियों पर निगरानी स्थापित करना और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप इसे व्यावहारिक कूटनीति कह सकते हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे पर बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। जब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होता, जब तक दोनों पक्ष एक समान भाषा में समझौते की पुष्टि नहीं करते और जब तक वास्तविक शर्तें सामने नहीं आती, तब तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन रहेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि संभावित समझौते की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक बाजारों और मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन की बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक शांति समझौता बनता है, एक अस्थायी व्यवस्था साबित होता है, या फिर कूटनीतिक प्रक्रिया का एक और अधूरा अध्याय बनकर रह जाता है।